इस फ्यूचरिस्टिक और एडवेंचर कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर रिसोर्सेस एकदम खत्म हो चुके थे। पृथ्वी की जमीन इतनी ज्यादा बंजर हो चुकी थी कि वहां एक भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पृथ्वी पर से फीमेल्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही होती है। अगर फीमेल्स नहीं होंगी तो इंसानों की जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां पर पेड़ पौधे उगा करते थे। उस जगह का नाम ग्रीनलैंड होता है, जिसकी जमीन के अंदर थोड़ी पानी की मात्रा मौजूद थी और उसी यूनिक एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर पेड़ पौधे उगा करते। उस जगह पर भारी मात्रा में फीमेल्स भी मौजूद होती हैं, यानी कि ये जगह बचे हुए इंसानों के जीने के लिए बहुत ही बेस्ट थी। अब हम उस जगह पर फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फल इकट्ठा कर रही थी। उन सभी को बताया गया था कि ग्रीनलैंड के बारे में बाकी इंसानों को नहीं पता और इस जगह को हमें किसी भी हालत में छुपा कर रखना है। फ्यूरियोसा जब फल तोड़ रही थी तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो आगे देखने गई तो वहां पर कई सारे बाइकर्स मौजूद थे और ये बाइकर्स इस जगह से बिलोंग ही नहीं करते, यानी कि ये घुसपैठिए हैं और यहाँ इलीगली आ चुके हैं। इसीलिए फ्यूरियोसा चोरी चुपके उनके बाइक के पास जाती है और उनका फ्यूल पाइप काट देती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे वाले बाइक की फ्यूल पाइप काटने गई तो एक बाइकर उसे देख लेता है। वो फ्यूरियोसा को जैसे ही पकड़ने जाता तो फ्यूरियोसा ने एक चाकू मारकर वहां से भागना स्टार्ट किया। बाकी सारे बाइकर्स उसके पीछे लग जाते हैं पकड़ने के लिए। फ्यूरियोसा ने एक सीटी बजाई जो उनके कबीले की निशानी थी। इस सीटी की आवाज सुनकर सभी लोग एकदम चौकन्ना हो गए कि कहीं खतरा आ गया है। फ्यूरियोसा की मदर भी ये सुन लेती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को बचाने चली गई। अब यहाँ फ्यूरियोसा एक चट्टान पर चढ़ते हुए अपने लोगों के पास जा रही थी, लेकिन उन बाइकर्स ने फ्यूरियोसा का पैर पकड़कर नीचे खींच दिया और अब तो वो सारे बाइकर्स फ्यूरियोसा को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। फ्यूरियोसा छूटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रही। हमें तो यहाँ फ्यूरियोसा की मदर दिखाई गई जो ट्रेवल करते हुए सीधा एक बाइकर का गला ही काट देती है। उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना होगा। बाइकर्स काफी आगे निकल गए थे, इसीलिए फ्यूरियोसा की मदर ने उनकी ही बाइक ले ली थी। फ्यूरियोसा की मदर को उनके साथी ने कई सारे बीज दिए और ये कहा कि ग्रीनलैंड के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इससे और भी कबीले वाले यहीं पर आ सकते हैं। यानी उन सारे बाइकर्स को मारना होगा जिन्हें ग्रीनलैंड के बारे में पता है। फ्यूरियोसा तुरंत ही बाइक चालू करके निकल पड़ती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। एक बाइकर को तो उसने गोली चलाकर ही खत्म कर दिया। वहीं फ्यूरियोसा को वो अभी भी पकड़ कर लेके जा रहे थे, लेकिन फ्यूरियोसा ने चालाकी से उस दूसरे बाइकर की भी फ्यूल पाइप काट दी होती है, जिससे थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद उसकी बाइक रुक गई। बाइकर समझ गया था कि फ्यूरियोसा ने ये चीजें की हैं, इसीलिए वो उसे साइड में रख देता है और अब तो दोनों बाइकर्स के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। फ्यूरियोसा उस समय अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सी तोड़ लेती है और वहां से भागने लग जाती है, बट उन बाइकर्स के पास तो बाइक मौजूद थी जो कितनी भी दूरी बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। तो इस बार भी सभी बाइकर्स मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा की मदर अपनी बेटी को बचाने के लिए लगातार ट्रैवल तो कर रही थी, लेकिन शायद लगता है कि वो उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। दोनों बाइकर्स फ्यूरियोसा को लेकर अपने अड्डे के अंदर घुसने वाले थे, जहाँ पर उन्हीं की तरह कई सारे इंसान रहते हैं और उस जगह पर तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स रहा करते थे। फ्यूरियोसा ने मौका देखते ही गन की मदद से एक बाइकर को तो मार दिया, लेकिन दूसरे बाइकर को जब मारने जाता है तो उसने फ्यूरियोसा को पीछे रख लिया था। तो इसी वजह से फ्यूरियोसा की मदर उस पर गन नहीं चला पाती। वो आदमी जब अपने सभी लोगों के पास आता है तो उसने सीधा कह दिया कि हमें ग्रीनलैंड के बारे में पता चल चुका है, वहाँ बहुत अच्छी मात्रा में रिसोर्सेस और फीमेल्स मौजूद हैं, जिससे हम सभी का काम हो जाएगा। इस बात से वहाँ रहने वाले सभी काफी खुश हो गए, लेकिन फ्यूरियोसा को भी पता था कि ग्रीनलैंड के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए फ्यूरियोसा ने बड़ी चालाकी से नुकीली चीजों का यूज करते हुए उस बाइकर को नीचे गिराते हुए उसे जान से मार दिया था। यानी कि फ्यूरियोसा ने उस आदमी को भी खत्म कर दिया है जिसे ग्रीनलैंड का रास्ता पता था, और फ्यूरियोसा चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ग्रीनलैंड के बारे में नहीं बताएगी। ये सारी चीजें देखने के बाद वो लोग फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं। उसके लीडर को भी सारी बातें बता दी गई थी ग्रीनलैंड के बारे में। तो लीडर सभी को आदेश देता है कि फ्यूरियोसा का अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए। लीडर पूरी कोशिश करेगा फ्यूरियोसा को मैनिपुलेट करके उससे ग्रीनलैंड की लोकेशन निकलवाई जाए। फ्यूरियोसा भी ये सारी बातें समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बताने नहीं वाली। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्यूरियोसा की मदर दिखाई गई, जिसने एक बाइकर का कॉस्ट्यूम पहन लिया था और उनके अड्डे में घुस गई। वो हर कैंप के अंदर चली जाती अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और वहाँ अगर उसे कोई नहीं मिलता तो लोगों को जान से मारने लगी। यहाँ दिखाई दे रहा था कि फ्यूरियोसा की मदर के अंदर कितनी ब्रेव
ब्रेवरी है और उनकी फाइटिंग स्किल्स बाकियों से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एक एक करके वो सभी को मारने लग गई। फ्यूरियोसा की मदर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए फ्यूरियोसा तक पहुंच जाती है। उसने तो सभी को मार दिया, लेकिन एक लेडी उससे भीख मांगने लगी कि मुझे मत मारो। दरअसल उन लोगों ने उस लेडी को भी पकड़ कर रखा था और जाने नहीं देते। इसी वजह से फ्यूरियोसा सीधा अपनी बेटी को उठाती है और बाइक पर बिठाकर निकल पड़ती है। पर उस लेडी ने फ्यूरियोसा को धोखा दिया और उसके बारे में सबको बता दिया होता है। लीडर तो अपने सारे बाइकर्स को उस पर हमला करने और गोला बारूद फेंकने के लिए कह रहा था। इतनी ज्यादा तबाही की वजह से फ्यूरियोसा के पीठ के पीछे बहुत ही ज्यादा आग लग चुकी होती है, लेकिन वो इस तरीके से रुक तो नहीं सकती थी। आगे निकलकर उसने अपना पूरा आर्मर ही फेंक दिया क्योंकि वो जल चुका था। फ्यूरियोसा को भी इन सारी चीजों की वजह से बहुत चोट लगी होती है और इतने दूर आने के बाद भी वो समझ चुकी थी कि बाइकर्स इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन्हें ग्रीनलैंड का पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए फ्यूरियोसा की मदर ने अपनी बेटी को बाइक पे बिठाया और उसे कंट्रोल करने की बातें बताकर भेज दिया, क्योंकि वो खुद वहां पर रहकर उन सारे बाइकर्स का मुकाबला करेगी। फ्यूरियोसा को बहुत समझाने के बाद वो निकल पड़ती है और अब एंट्री हो रही थी कई सारे बाइकर्स की, जिससे कि फ्यूरियोसा की मदर अकेले लड़ाई करती हैं। थोड़े समय तक तो वो डोमिनेट कर रही थी, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण बाइकर्स हावी हो गए। उन्होंने फ्यूरियोसा की मदर को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। बाद में पता चलता है कि बाइकर्स ने तो फ्यूरियोसा को भी पकड़ लिया है। लीडर तो अब फ्यूरियोसा को पिंजड़े के अंदर बंद करके रखते थे और उसकी मदर को मारने का आदेश देते हैं। फ्यूरियोसा को भेजने से पहले उसकी मदर ने उसे एक बीज दिया था जो शायद आगे जाकर काम आएगा। फ्यूरियोसा की आंखों के सामने उसकी मदर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। अब यहाँ देखकर लग रहा था कि फ्यूरियोसा हमेशा के लिए लीडर के पास कैद होकर रहेगी। ये तब तक होगा जब तक फ्यूरियोसा ग्रीनलैंड का पता नहीं बता देती, जो कि वो अब कभी बताने नहीं वाली, चाहे इसमें उसकी जान चली जाए। उन बाइकर्स के लीडर ने तो फ्यूरियोसा को एक पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वो बूढ़ा आदमी फ्यूरियोसा को समझाने लगा कि तुम मुझसे पढ़ना लिखना सीख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चीजें आ जाएंगी तो तुम लीडर के लिए काम कर सकते हो और फिर वो तुम्हें मारेंगे नहीं। लेकिन फ्यूरियोसा किसी की बात नहीं मानती और गुस्से में साइड जाकर बैठ जाती है। जैसे जैसे रात होती जा रही थी तो फ्यूरियोसा ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया। ये टैटू कुछ और नहीं बल्कि ग्रीनलैंड तक जाने का एक नक्शा होता है। फ्यूरियोसा को नहीं पता था कि वो यहाँ पर कितने दिनों तक कैद रहेगी, तो वो आगे चलकर ग्रीनलैंड का लोकेशन भूल ना जाए, इसी वजह से उसने अपने हाथ पर वो ड्राइंग बना ली। इस बारे में फ्यूरियोसा के अलावा और किसी को नहीं पता था। अब अगले दिन बहुत सारे बाइकर्स की टीम लगातार आगे बढ़ रही होती है अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तभी उन्हें आसमान की तरफ लाल धुआं दिखाई दिया। उसे देखकर वो सभी उनके पीछे चले गए, क्योंकि ये खतरे का संदेश हो सकता है। वहां जाते ही पता चला कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मौजूद है, जिन प्रजाति वालों को वॉर बॉय कहा जाता था। वॉर बॉय तो उन सारे बाइकर्स को संदेश देने आया होता है अपने कबीले के पास आने के लिए। इसीलिए अब वो सभी बाइकर्स धीरे धीरे कबीले के पास आ जाते हैं। दूसरे कबीले का लीडर, जिसका नाम इमॉर्टल जॉय था, वो बहुत क्रूएल होता है। उसने अपने कबीले के अंदर ऐसी टेक्निक यूज की थी जिससे वो पानी निकाल सकता था और खाना भी क्रिएट कर सकता था, यानी उन्हें रिसोर्सेज की कुछ कमी नहीं होती। और उसने अपने कबीले के सारे सैनिकों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, इतना कि कोई भी सैनिक इमॉर्टल जॉय के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। अब यहाँ बाइकर्स का लीडर उनके सामने आकर कहने लगा कि इस पूरी जगह को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे सैनिकों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग होगी। शायद बाइकर्स का लीडर इमॉर्टल जॉय को बहुत हल्के में ले रहा था। इमॉर्टल जॉय ने साफ कह दिया कि तुम सभी को मेरे सैनिकों के बारे में नहीं पता। इमॉर्टल जॉय एक इशारा करता है तो उसका एक वॉर बॉय सीधा बाकियों के ऊपर कूद पड़ा। उनकी बॉडी के अंदर बॉम्ब्स लगे हुए थे, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है और बाइकर्स के कई मेंबर्स मारे गए थे। इसी तरीके से अब इमॉर्टल जॉय ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था हमला करने का। बहुत सारे सिपाही ऊपर से कूद रहे होते हैं जो बाइकर्स को नुकसान पहुंचाने लगे। इतनी ज्यादा तबाही और बड़े पैमाने पर उनके लोग मारे जा रहे थे तो बाइकर्स के लीडर ने पीछे हटने का डिसाइड किया। वो सभी लोगों को अपने कबीले की तरफ लेकर जाने लगा था। रास्ते में फ्यूरियोसा अचानक नीचे गिर गई, जिससे कि वो लीडर खुद जाकर बचाता है और यहाँ से निकल जाता है। उन सारे बाइकर्स की टीम को अंदाजा लग चुका था कि इमॉर्टल जॉय की सेना कितनी खतरनाक है। हमें तो अब एक दूसरी जगह जिसका नाम गैस टाउन हुआ करता था वो दिखाया जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गोला बारूद से लेकर फ्यूल रिफाइनिंग सारी चीजें की जाती। इस जगह का जो लीडर होता है वो इमॉर्टल जॉय का भाई हुआ करता था, यानी इमॉर्टल जॉय अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और वेपन्स इसी जगह से क्रिएट करता था। तो यहाँ बाइकर्स का लीडर सोच रहा होता है कि अगर गैस टाउन उसके हाथ लग जाए तो उसकी पावर बढ़ जाएंगी, लेकिन इस गैस टाउन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और अंदर घुसना नामुमकिन सा लग रहा है। बट बाइकर्स के लीडर को तो ये करना ही था।
उसने एक प्लान बनाया जिसमें कि वो अपने कुछ लोगों को वॉर बॉय की तरह बना देता है और अब सीधा निकल पड़ता है एक बड़ी सी गेट की तरफ जो गैस टाउन के अंदर घुसता था। गैस टाउन की सिक्योरिटी जब देखती है और उनके ऊपर हमला करती है तो बाइकर्स के लीडर ने तो अपने ही उन लोगों को मारना स्टार्ट किया जिन्हें कि उसने वॉर बॉय बनाया था। इससे गैस टाउन की सिक्योरिटी को यही लगने लगा कि बाइकर्स का लीडर हमारे साथ है। उसके लिए दरवाजा ओपन कर दिया जाता है और बाइकर्स का लीडर अपनी बड़ी सी सेना लेकर वहां अंदर घुस चुका था। देखते ही देखते हमला करके उसने वहां के लीडर को भी हरा दिया और अब यहाँ इमॉर्टल जॉय के पास उसके भाई का एक अंगूठा कटकर आता है जिसे कि बाइकर के लीडर ने भेजा था। इससे वो समझ गया कि शायद गैस टाउन के ऊपर हमला हो चुका है। वो सारे बाइकर्स दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं। थोड़े समय के अंदर बाइकर्स अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर आ चुके थे जिनके पास इमॉर्टल जॉय का भाई यानी गैस टाउन का लीडर भी मौजूद था। बाइकर्स का लीडर तो उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि मुझे गैस टाउन सौंप दो नहीं तो इसे मार दिया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि बाइकर्स का लीडर फिर भी उसके भाई को मार देता है। इमॉर्टल जॉय के सभी सिपाही उन पर हमला करने जाते इससे पहले बाइकर्स के लीडर ने बताया कि मैंने गैस टाउन में अलग अलग जगहों पर बॉम्ब लगा कर रखे हैं और उसे कैसे डीएक्टिवेट करना है ये सिर्फ मुझे ही पता है। तो इसी वजह से कोई उस लीडर का कुछ नहीं कर पाता। उस बाइकर के लीडर के इंटेंशन साफ थे कि उसे वो गैस टाउन चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ इमॉर्टल जॉय की नजर फ्यूरियोसा पर जाती है। तब उसने साफ साफ कह दिया कि तुम गैस टाउन रख सकते हो लेकिन इसके बदले उससे फ्यूरियोसा और एक बाइकर चाहिए। बाइक का लीडर इस डील के लिए राजी हो जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा उसकी बेटी थोड़ी ही न थी। यानी फ्यूरियोसा अब इमॉर्टल जॉय के कब्जे में है। बाइकर्स का लीडर अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ता है गैस टाउन के लिए। फ्यूरियोसा तो एक कमरे के अंदर बढ़ती जा रही थी जहाँ पर उसी की तरह कई सारी लेडीज होती हैं। ये लेडीज कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल जॉय की वाइफ्स थीं जो उसके एंटरटेनमेंट का काम करती थीं। यानी अब उन सारे लोगों में फ्यूरियोसा भी शामिल हो चुकी है। अब उनमें से एक लेडी को बेबी गर्ल हो रही थी लेकिन इससे इमॉर्टल जॉय खुश नहीं होता। उसने तो बेबी गर्ल को जमीन में दफनाने के लिए कह दिया था क्योंकि इमॉर्टल जॉय सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय पैदा करना चाहता था। उसने अब तक जितने भी बेटे पैदा किए होते हैं वो बहुत कमजोर थे। तो इमॉर्टल जॉय ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया जिससे कि वो एक नॉर्मल सैनिक का रोल निभाएंगे। इमॉर्टल जॉय इनडायरेक्टली ये चाहता था कि उसी की तरह उसका भी बच्चा पैदा हो जो आगे चलकर इस पूरी सत्ता को संभालेगा। फ्यूरियोसा भी अब उन सारी लेडीज के बीच में शामिल हो जाती है और उसकी परवरिश वहीं पर होने लगी। उनकी जिंदगी तो एकदम से नौकरों जैसी हो गई थी। फ्यूरियोसा अभी छोटी थी इसीलिए इमॉर्टल जॉय उसके पास नहीं जाता था लेकिन इमॉर्टल जॉय के एक बड़े बेटे की गंदी नजर फ्यूरियोसा के ऊपर थी। वो तो फ्यूरियोसा के बाल पकड़कर अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन फ्यूरियोसा तुरंत ही वहां से डरते हुए भाग गई। फ्यूरियोसा को पता था कि वो उसके ऊपर ट्राई करने फिर से जरूर आएगा इसीलिए इस बार फ्यूरियोसा ने अपने सारे बाल काट दिए और उसकी मदद से एक विग बना लिया था। वो विग उसने लगा लिया और जाकर सोने चली गई। उसी रात इमॉर्टल जॉय का वही बेटा फ्यूरियोसा के पास आता है और उसके बाल को टच करने लगता है लेकिन मौका देखकर फ्यूरियोसा वहां से भाग गई और इमॉर्टल जॉय के बेटे के हाथ में उसका विग मौजूद था। इमॉर्टल जॉय का बेटा बहुत गुस्सा हो गया और फ्यूरियोसा का पीछा करने लगा लेकिन एक ब्रिज के ऊपर आने के बाद वो गायब हो गई और वहाँ इमॉर्टल जॉय का दूसरा बेटा था जो कि पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्यूरियोसा उसी ब्रिज के नीचे वाले हिस्से पर छुपी हुई थी। इमॉर्टल जॉय के बेटे के पास कोई आंसर नहीं होता इसीलिए वो वहाँ चुपचाप से चला जाता है। अब यहाँ से फ्यूरियोसा पूरी तरीके से एक लड़का लग रही थी। उसने ये राज सभी से छुपा कर रखा कि वो एक लेडी है और कभी वो अपने बाल उगने ही नहीं देती थी। धीरे धीरे यहाँ पर साल बीतते चले गए और फ्यूरियोसा बड़ी भी हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है इसीलिए उसे टीम में शामिल कर लिया गया जिससे कि वो इमॉर्टल जॉय की बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक करने का काम करेगी। फ्यूरियोसा ने अब तक एक वर्ड नहीं कहा होता जिससे कि किसी को अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो एक लेडी है और इसी तरीके से फ्यूरियोसा ने वहां पर सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया। वो तो अब परमानेंटली सैनिकों का एक अच्छा पार्ट बन जाती है। इमॉर्टल जॉय ने तो अपने लोगों को ऐसी एडवांस मशीन्स बनाने के लिए कहा जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब अपने लीडर से ये टास्क मिला है तो सभी मिलकर वो मशीन्स को क्रिएट करने में लग गए। आखिरकार वो मशीन रेडी हो जाती है तो उसे एक ट्रक से बांधकर टेस्टिंग के लिए लेकर जाया जाने लगा। साथ में उन्हें गैस टाउन के अंदर जाकर कई सारी सप्लाईज भी लानी थी तो वो सभी निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में कई सारी बाइकर्स की टीम आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करने लगी। वो एक एक करके सारे वॉर बॉयज को मार रहे होते हैं। ट्रक को कंट्रोल करने का काम जैक नाम के एक आदमी के पास था लेकिन हमले की वजह से ट्रक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर नुकसान हो चुका होता है। फ्यूरियोसा तुरंत ही उस जगह को ठीक करने के लिए चली गई।
किसी भी तरीके से वो उसे ठीक तो कर रही थी, लेकिन एक दूसरा बाइकर आकर उसे मारने लगा और वहां पर एक बॉम्ब लगा दिया। यहाँ सबसे पहले फ्यूरियोसा ने उस जगह को ठीक किया और उस सैनिक को मारकर दूर कर दिया था। वो तो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करते हुए ट्रक के बीच में चली गई। जैक भी अपनी मशीन और ट्रक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस से एक जोर सा झटका लगा, जिससे कि फ्यूरियोसा का हेलमेट निकल जाता है और अब उसके बड़े बड़े बाल जैक ने देख लिए थे। यानी जैक को ये पता चल चुका होता है कि फ्यूरियोसा एक लेडी है। फिलहाल अभी वो दोनों अपने दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने सारे बाइकर्स को मार दिया। अब आगे जाने पर फ्यूरियोसा जैक के ऊपर पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे ये सच्चाई पता चल चुकी है और फ्यूरियोसा नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले। लेकिन जैक को इससे कुछ मतलब नहीं था। उसे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि फ्यूरियोसा एक फीमेल है। वो सिर्फ अपने लीडर द्वारा कहे गए सारी चीजों को करना चाहता था। अब वो दोनों ट्रक को लेकर सीधा उस गैस टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर बाइकर्स के लीडर ने कब्जा करके रखा था। लेकिन अब उन सारे बाइकर्स को ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। जैक ने तो उनसे साफ कह दिया कि हम तुम्हें रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें फ्यूल चाहिए। पर यहाँ बाइकर्स का लीडर कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में इमॉर्टल जॉय से मिलना है, और वो तो उसका सामान भी चुराने लगे। जैक और फ्यूरियोसा तुरंत ही अपनी ट्रक बढ़ाते हैं और वहां से सीधा निकल जाते हैं। उनके ऊपर हमले भी हो रहे थे, पर वो अब काफी आगे आ गए। फ्यूरियोसा को थोड़ी सी चोट भी लगी थी, इसीलिए जैक उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है। फ्यूरियोसा ने बताया कि किस तरीके से इन बाइकर्स ने ही मेरे फादर एंड मदर की जान ली है, और फ्यूरियोसा ने तो जैक के ऊपर भरोसा करके उसे वो मैप भी दिखा दिया था, जिसे फॉलो करके वो ग्रीनलैंड तक पहुंच सकते हैं। जैक ने भी प्रॉमिस किया कि वो फ्यूरियोसा की मदद करेगा वहां उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फ्यूरियोसा चाहती थी कि जैक भी उसके साथ आए, इसीलिए वो दोनों अगली सुबह निकल पड़ते हैं अपने कबीले की तरफ जाने के लिए। लेकिन उन्हें अचानक एक खबर मिलती है कि इमॉर्टल जॉय गैस टाउन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें भी यहाँ रुककर गैस स्टेशन पर हमला करने में मदद करनी होगी। इसीलिए अब जैक और फ्यूरियोसा तुरंत ही निकल पड़ते हैं गैस टाउन में। फ्यूरियोसा और जैक ने डिसाइड किया था कि वो अब कोई जंग नहीं लड़ेंगे और वापस चल पड़ेंगे ग्रीनलैंड की तरफ ढूंढने के लिए। लेकिन जब जैक ट्रक लेकर गैस टाउन के अंदर घुसता है, तो वो फ्यूरियोसा के साथ वापस जाने के बजाय उन सभी से लड़ाई करना स्टार्ट कर दे रहा था। यानी जैक फ्यूरियोसा के साथ नहीं जाना चाहता। फ्यूरियोसा तुरंत ही अपना मूड बदलती है और एक दूसरी कार की मदद से जाने लगती है। लेकिन एंड में उसे याद आया कि जैक ने उसके लिए कितनी सारी चीजें की थी, वो इस तरीके से उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। इसीलिए अब फ्यूरियोसा भी वापस लौट गई और एक स्नाइपर की मदद से दुश्मनों को मारने लगी होती है। जैक बहुत ही होशियारी से बड़ी बड़ी मशीन्स को वहां डिस्ट्रॉय करने लगा। इस पूरे प्रोसेस में जैक की भी जान बहुत खतरे में थी और वो अपने ट्रक के साथ एक बड़ी सी गुफा के अंदर गिरने वाला था। लेकिन सही समय पे वहां फ्यूरियोसा आ गई और उसे खींचकर बाहर निकाला। अब देखते ही देखते पूरा गैस टाउन तो डिस्ट्रॉय हो गया था। इसीलिए अब जैक ने फ्यूरियोसा से सामने से कहा कि हमें ग्रीनलैंड की तरफ चले जाना चाहिए। वो दोनों अपने ट्रक को उठाते हैं और सीधा चल पड़ते हैं ग्रीनलैंड की तरफ। पर उन्हें क्या पता कि इमॉर्टल जॉय की टीम वहां पहुंच चुकी है और उन्होंने देख लिया है कि वो उनसे दूर जा रहे हैं। इसीलिए अब लगातार जैक और फ्यूरियोसा का पीछा किया जाने लगा। जैक उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, पर अचानक एक ट्रक के टकराने की वजह से फ्यूरियोसा का वो हाथ डैमेज हो चुका था। बाद में पता चलता है कि ये पूरी टीम तो बाइकर्स की है, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उन लोगों ने जैक और फ्यूरियोसा दोनों को ही पकड़ लिया था और अपने बंदी बना लिए होते हैं। फ्यूरियोसा के हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसे बंदी बनाया गया था। जैक को तो वो सारे बाइकर्स मिलकर बहुत टॉर्चर कर रहे थे। उन बाइकर्स का लीडर तो सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा होता है। लेकिन जब लीडर ने वहां फ्यूरियोसा की तरफ देखा तो उसने अपना हाथ ही काट दिया था और वहां से बाइक पर बैठकर दूर जाने लगी थी। बाइकर्स का लीडर जैसे ही अपने ट्रक के अंदर बैठता है तो फ्यूरियोसा ने पहले ही उसके टायर्स ओपन कर दिए होते हैं, जिससे उनकी वहां पर एक्सीडेंट हो गया। फ्यूरियोसा सीधा चट्टानों के ऊपर बाइक लेकर जाती है और थोड़े समय के बाद उसका फ्यूल भी खत्म हो गया। इतनी कड़कती धूप के बीच में फ्यूरियोसा चल पा रही थी और वो थक भी चुकी थी। थोड़े समय में वो वहां पर बेहोश हो जाती है और बाद में अच्छी बात ये हुई कि सिटाडेल यानी कि इमॉर्टल जॉय का एक आदमी उसे लेकर एक सेफ जगह पर आ चुका था। फ्यूरियोसा किसी भी तरीके से अब इमॉर्टल जॉय के पास जाती है और इसे इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से बाइकर्स की पूरी टीम हमारे साम्राज्य पर हमला करने के लिए आ रही है। उन्होंने गैस टाउन भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये खबर सुनने के बाद इमॉर्टल जॉय कहता है कि हम सबसे पहले गैस टाउन पर ही हमला करेंगे। अगर वो जगह हमारे हाथ आ गई तो फ्यूल की रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी।
तो अब होना क्या था, इमॉर्टल जॉय ने अपने सैनिकों के साथ बड़े प्लान बनाए और हमला करने चले गए बाइकर्स के ऊपर। दोनों ही सेनाओं के बीच काफी बड़ी बड़ी जंग होती है और ये जंग तो लगातार कई दिनों तक चलती ही जा रही थी। दोनों में से जिस भी सैनिक के ज्यादा क्वांटिटीज बचेंगी वही इस जंग को जीत जाएगा। हमें तो फ्यूरियोसा दिखाई गई जिसने अपने लिए एक मैकेनिकल हाथ बनवा लिया था। वो भी अब इस जंग में शामिल होकर कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी, तो अपने बाल निकालकर वो सैनिकों के साथ मिल गई। हमें तो उन बाइकर्स के लीडर को दिखाया गया जो बहुत बुरी तरीके से हारने वाला था, इसीलिए अच्छा मौका देखकर वो कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता कि फ्यूरियोसा अब एक ट्रक लेकर उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है उसे मारने के लिए। उन बाइकर्स के लीडर को जब ये पता चलता है तो वो बहुत जल्द वहां से भागने लगा। फ्यूरियोसा तो अपनी कार लेकर सीधा उसके सैनिकों के ऊपर हमला करने लगी और टक्कर मारकर उन्हें खत्म कर देती है। उसने सभी को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उन बाइकर्स का लीडर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद फ्यूरियोसा देख रही थी कि एक बाइक के ऊपर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब वो उसका भी पीछा करने लगी। बाइकर्स का लीडर अब उसके रडार में आ चुका था, क्योंकि अब उसके बाइक का भी फ्यूल खत्म होने वाला होता है। वो तो अब बिना बाइक के आगे बढ़ने लगा, पर अब फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। फ्यूरियोसा चाहती तो बड़ी आसानी से उसे मार सकती थी, लेकिन वो अपना बदला लेना चाहती थी उन बाइकर्स के लीडर से। वो तो अब उसके पास आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे कि तुमने बचपन में किडनैप किया था और उसकी मदर की जान ले ली थी। बाइकर के लीडर को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, इसीलिए अब फ्यूरियोसा ने उसकी बॉडी पर लगे हुए टेडी बेयर को लिया। ये सेम टेडी बेयर बाइकर्स के लीडर ने बचपन में फ्यूरियोसा को दिया था। इस मोमेंट के बाद उसे तुरंत ही पता चल गया कि ये कौन है और किस तरीके से इसने उसकी मदर को मारा था। फ्यूरियोसा अपनी मदर का बदला तो लेना ही चाहती थी, इसीलिए फ्यूरियोसा बिना डरे उस लीडर को बहुत टॉर्चर करती है और उसे अपने कार के पीछे दौड़ाते रहती है। देखने से यही लग रहा था कि फ्यूरियोसा ने उस लीडर की जान ले ली, लेकिन एक्चुअली में फ्यूरियोसा ने एक बीज की मदद से जो उसकी मदर ने दिया था बाइकर्स के लीडर के बॉडी में वो डाल दिया होता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर से कई पेड़ बाहर निकलने लगे थे। बिना खाना पानी दिए वो लीडर बहुत पतला हो चुका था और उसकी मौत नजदीक थी। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि उस जगह पर अब एक और ग्रीन प्लेस बनने लगा था। उन पेड़ों के ऊपर से फल भी क्रिएट होने लग जाते हैं, जिसे फ्यूरियोसा देखकर खुश हो रही थी। इस तरीके से उसने अपने मदर एंड फादर की मौत का भी बदला ले लिया होता है। थोड़े समय बाद जब फ्यूरियोसा ट्रेवल करते हुए वापस अपने किंगडम में आ गई, तो वो सीधा उन लेडीज के पास जाती है जो इमॉर्टल जॉय की वाइफ्स हुआ करती थी। फ्यूरियोसा इस तरीके से इन्हें यहाँ पर फंसे रहने नहीं दे सकती, इसीलिए अब वो उन्हें अपने साथ ट्रक के अंदर लेकर चली जाती है, जिससे कि वो इमॉर्टल जॉय की कैद से आजाद हो जाएं। सभी के सभी फ्यूरियोसा पर भरोसा करके निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन जब इमॉर्टल जॉय को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, इसके लिए तो नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। हमारी कहानी इस तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।